Okay, students. As you know, previously we have covered our topic that was structure of microsporangium. So after that, we will be studying in this video about the microsporogenesis. How does microsporogenesis takes place? So as you can see, I have already mentioned the definition of microsporogenesis, that what actually microsporogenesis. If I let you explain in very simple terms, मैं अगर आपको बताऊं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट होता है या फिर स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर्स का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने एक फिगर बनाया है, उसमें मैंने मेंशन किया है, सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने एक सेल फॉर्म किया है, एक सेल बनाया है जो कि डिप्लॉयड है, मींस 2n नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज पॉलन मदर सेल। पेरेंट सेल जो है वो सेल जो है सबसे पहले उसके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, मींस फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, दैट इज मियोसिस 1। उससे क्या होगा, इसके जो न्यूक्लियस होंगे, दैट इज दिस इज न्यूक्लियस दैट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, और ये ब्रेक हो जाएगा, यानी कि मियोसिस होगा, और ये दो इसके अंदर न्यूक्लियस फॉर्म होंगे। जब इसके अंदर दो न्यूक्लियस फॉर्म होंगे तो फर्दर इसका सेकेंड मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस विल टेक्स प्लेस एंड दीज न्यूक्लियाई विल बी हैप्लॉयड इन नंबर एंड 4 न्यूक्लियाई विल बी फॉर्म्ड, यानी कि 4 न्यूक्लियस बनेंगे, इससे 4 न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे, पर उनका जो नेचर होगा वो हैप्लॉयड होगा। अर्लियर वी वर सीइंग कि जो पेरेंट मदर सेल था या फिर पॉलन मदर सेल कह लीजिए या माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल लीजिए आप इसको, वो डिप्लॉयड था। उसमें सबसे पहले मियोसिस 1 हुआ, 2 न्यूक्लियाई बने, उसके बाद मियोसिस सेकेंड हुआ, फिर 4 न्यूक्लियाई बने, और इन 4 न्यूक्लियाइज जो बनेंगे वो हैप्लॉयड होंगे। उसके बाद फर्दर इनका डिवीजन होगा और ये जो होंगे माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करेंगे। एज यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी मेड डायग्राम फॉर यू ऑफ दीज माइक्रोस्पोर्स विच विल बी टेट्राड। टेट्राड हो गई, यानी कि 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे, और जब इनका सेपरेशन होगा, ये माइक्रोस्पोर्स जब अलग होंगे तो ये अपना पॉलन ग्रेन्स फॉर्म करेंगे जिनका कि नेचर हैप्लॉयड रहेगा। तो इस तरीके से हमारा जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है वो पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, एज प्रीवियसली वी हैव कवर्ड आवर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सो इफ वी जस्ट एम्फसाइज ऑन एंथर दैट हाउ द एंथर डेहिसाइज्ड, मीन्स अगर हम देखें कि एंथर का डेहिसेंस कैसे होता है तो हम ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 3 मेथड्स हैं डेहिसेंस के एंथर, यानी कि एंथर जो है वो स्प्लिट कैसे होता है। डेहिसेंस बेसिकली मतलब होता है स्प्लिट होना। सो आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज लेटरल, सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनली एंड थर्ड इज एपिकल। मतलब लेटरल होगा तो यहाँ बीच में से, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से स्प्लिट होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा उसका डेवलपमेंट। और डेहिसेंस मतलब स्प्लिटिंग, और अगर लॉन्गिट्यूडनली देखें तो इस तरीके से ऐसे होगा, और अगर हम एपिकली देखें तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा वहाँ से वो स्प्लिट होना शुरू होगा। ओके, सो हम कह सकते हैं कि 3 मेथड्स हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर के। फर्स्ट इज लेटरली, सेकेंड इज लॉन्गिट्यूडनली एंड द थर्ड इज एपिकल। So I have already mentioned and made the figure through laterally, longitudinally and apically. So now we will be studying about the structure of the pollen grain. Okay students, previously we have discussed about the microsporogenesis and the methods of dehiscence of anther. So now as you can see, I have already mentioned the pollen grain. So here we will be studying the structure of pollen grain. So जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया है जो कि हमारे pollen grain का स्ट्रक्चर है। ओके, so as you can see, what is this, that each pollen grain represents the first cell of male gametophyte, यानी कि हर pollen grain जो है फर्स्ट गैमेटोफाइट जो होता है उसका पहला सेल जो होता है वो मेल गैमेटोफाइट रिप्रेजेंट करता है। ओके,
सो नाउ हेयर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलन ग्रेन्स की जो वॉल्स होती हैं उनको हम कहते हैं स्पोरोडर्म, यानी कि यहाँ पे जो इसकी वॉल होगी वो स्पोरोडर्म कहलाएगी। ओके, और उसके अंदर भी 2 लेयर्स पाई जाती हैं जो कि होती है एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन क्या, जो ये बाहर वाली लेयर है वो हमारी एक्साइन है, और जो अंदर वाली लेयर है वो हमारी इंटाइन कहलाती है। वो हमारी इनर लेयर होती है और एक्साइन हमारी आउटर लेयर होती है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं डेंस साइटोप्लाज्म फिल्ड रहता है, उसके अलावा सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। और जहाँ पर कि आपको डीप डिप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपको स्पेसेस दिखाई दे रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, जर्म पोर कहलाता है। यानी कि जहाँ जहाँ एक्साइन एब्सेंट होगा, एक्साइन की प्रेजेंस नहीं होगी, वहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होगा। तो ऑल टुगेदर अगर हम एक्साइन के बारे में बताएं तो एक्साइन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, इट इज़ मेड ऑफ स्पोरोलिनिन। ये स्पोरोलिनिन से मिलकर बना होता है और ये बहुत ही रेजिस्टेंट होता है नेचर में। और क्या करता है ये, इसका जो नेचर होता है वो प्रिजर्व करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन्स को ये वेल प्रिजर्व करके रखता है। क्यों, किसकी वजह से, इसके अंदर जो स्पोरोलिनिन प्रेजेंट होता है उसकी वजह से। ओके, सो यू कैन पेन डाउन ऑल्सो अबाउट एक्सिन दैट इट इज़ थिक एंड ऑर्नामेंटेड, यानी कि जो एक्साइन होती है वो हमारी थिक और ऑर्नामेंटेड होती है। ये किसकी कंपोज होती है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पोरोलिनिन, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो वेल प्रिजर्व रहते हैं फॉसिल्स के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा जो एक्साइन होता है वो स्पोरोलिनिन से फॉर्म होता है, यानी कि कंपोज होता है। अगर हम बात करें दूसरी लेयर की, इसके अंदर एक और चीज़ पाई जाती है जो कि कहलाती है पॉलन किट। अब पॉलन किट क्या होती है, वो पॉलन ग्रेन्स जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होते हैं उनके अंदर जो एक्साइन होता है वो कैसा होता है, यानी कि जो एक्साइन होता है वो कवर्ड रहता है एक येलोइश स्टिकी विस्कस ऑयली लेयर से, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम पॉलन किट कहते हैं। और ये जो पॉलन किट होती है ये कैरोटिनॉइड्स और लिपिड्स से फॉर्म होती है। ओके, अब बात करते हैं जर्म पोर की। जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया ही कि जर्म पोर क्या है, जहाँ पर हमारा एक्साइन एब्सेंट होगा और बहुत ज़्यादा थिन होगा, वहाँ पर हमारा जर्म पोर प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो है जर्म पोर्स कहलाते हैं, यानी कि एट सर्टन प्लेसेस कहीं कहीं एक्साइन जो है बहुत ज़्यादा थिन होता है या फिर कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, तो वहीं पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है। पॉलन ग्रेन्स में ये हमें पॉलन ग्रेन्स के अंदर 2 to 3 जर्म पोर्स विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। और 2 से 3 जर्म पोर्स जो होते हैं वो डाइकॉट्स में, यानी कि डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में विजिबल होते हैं, और एक जो जर्म पोर होगा वो हमें मोनोकोटिलेडोनस या मोनोकॉट्स में विजिबल होता है। ओके, सो अबाउट द जर्म पोर यू कैन जस्ट पेन डाउन, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कहीं कहीं कुछ प्लेसेस पे एक्साइन जो होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है या फिर एब्सेंट होता है, तो वहाँ पर जर्म पोर प्रेजेंट होता है, तो ये जर्म पोर कहलाता है, यानी कि दीज आर कॉल्ड जर्म पोर्स। डाइकॉट्स में 2 to 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं और मोनोकॉट्स में सिर्फ 1 जर्म पोर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम बात करें, हमने एक्साइन की बात कर ली, जर्म पोर की बात कर ली, हमने पॉलन किट की बात कर ली, अब बात करते हैं इंटाइन की। तो अगर हम इंटाइन की बात करें तो इंटाइन इन कंपैरिजन टू एक्साइन थिन होता है। ओके, वो थिक होता था, यहाँ पर ये थिन होता है और यूनिफॉर्म होता है। और इसके अलावा वो किससे मिलकर बना हुआ था, स्पोरोलिनिन से मिलकर बना हुआ था, और ये जो होता है वो पेक्टोसेल्यूलोज से मिलकर बना होता है, मतलब कि पैक्टिन और सेल्यूलोज का फॉर्म होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है, कि जो हमारी इसकी लेयर होती है इंटाइन की, वो पेक्टोसेल्यूलोसिक होती है, यानी कि पैक्टिन और सेल्यूलोज की फॉर्म होती है। उसके अलावा जब जर्मिनेशन का टाइम आता है, एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, तो जो हमारा इंटाइन होता है वो जर्म पोर से बाहर निकल आता है। ओके,
मीन्स कि जब जर्मिनेशन का टाइम होता है तो इंटाइन जो है वो जर्म पोर से बाहर आ जाता है। किसके फॉर्म में बाहर आता है? इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ट्यूब। अगर हम बात करें पॉलन वाइबिलिटी की कि पॉलन वाइबल कब होते हैं यानी कि मैच्योर कब होते हैं, तो द पीरियड ऑफ विच, वो पीरियड जिसमें पॉलन ग्रेन्स जो है रिटेन कर लेते हैं अपनी एबिलिटी जर्मिनेट करने के लिए, वो उसका पॉलन वाइबिलिटी कहलाता है। ओके अगर अब हम बात करें पॉलन बैंक्स की, वैसे तो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो फिर भी मैं आपको थियोरेटिकल नॉलेज दे दूँ तो पॉलन बैंक्स जो होते हैं वो क्या होता है? दीज डेज पॉलन ग्रेन्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज to be stored for years in the liquid nitrogen at the temperature that is -196 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बैंक्स क्या होते हैं जहाँ पर कि हम अपना मनी को फॉर फ्यूचर रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही जो पॉलन बैंक्स होते हैं तो उनको बहुत सालों के लिए स्टोर करके रखने के लिए बहुत सारी स्पीशीज़ होती है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ आर देयर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि भाई डिफरेंट फ्लावर होते हैं तो उनकी अलग अलग वेराइटीज़ भी होती हैं। तो उनकी अलग अलग स्पीशीज़ के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको स्टोर रखने के लिए हम इसको लिक्विड नाइट्रोजन में डिप करके रखते हैं एट द टेम्परेचर दैट इज़ 196 डिग्री सेल्सियस। सो इफ़ यू वांट टू नोट डाउन, यू कैन ऑल्सो नोट डाउन अबाउट द पॉलन बैंक दैट these days the pollen grains of a large number of species can be stored for years in liquid nitrogen that is -196 degrees Celsius. Moving on to the next, that is pollen product. Okay, so हमने pollen viability पढ़ लिया है। तो एक बार मैं अगर आपको pollen viability के बारे में दोबारा से बताऊं तो pollen viability क्या है? The period for which pollen grains retain their ability to germinate is called pollen viability। अब कुछ सीरियल्स ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम राइस का एग्जाम्पल लें या वीट का एग्जाम्पल लें तो जो उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो अपनी वाइबिलिटी जो है वो लूज़ कर देते हैं विद इन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, यानी कि रिलीज़ होने के 30 मिनट्स के बाद ही वो अपनी वाइबिलिटी जो है वो लूज़ कर देते हैं। और जो वाइबिलिटी है वो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करती है। तो ये तो बात हो गई हमारी पॉलन वाइबिलिटी की, यानी कि कितने टाइम के लिए हमारा पॉलन जो है वो वाइबल रहेगा। तो हमने वीट और राइस का एग्जाम्पल लिया था। अब अगर हम फोकस करें तो हमारा नेक्स्ट आता है पॉलन प्रोडक्ट्स। अब पॉलन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? पॉलन प्रोडक्ट्स जो होते हैं बेसिकली पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, यानी कि उनके अंदर बहुत भर भर के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। अब उसमें होता क्या है कि जब जाहिर सी बात है न्यूट्रिएंट रिच हैं तो कुछ ऐसे उनसे हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं लाइक इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड हियर दैट दे आर प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। तो हम इनको टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में हम प्रोड्यूस करते हैं और ये जो है एथलीट्स को दिया जाता है। और जो हॉर्सेस होते हैं जिनको हम रेस में उतारते हैं, यानी कि जो रेस के लिए हम यूज़ करते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए हम उनको पॉलन प्रोडक्ट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप। और क्रायो प्रिजर्वेशन एक टर्म है, आपने सुना भी होगा कि व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। सो the cryopreservation, CRYOPRESERVATION, that is cryopreservation। cryopreservation क्या होता है? cryopreservation जो है वो pollens को preserve करने के लिए यूज होता है। okay, what is cryopreservation? cryopreservation is done for the preservation of pollen। pollens को preserve करने के लिए हम cryopreservation का यूज करते हैं। pollen allergy क्या है? यानी कि इसका जो लास्ट टॉपिक था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ pollen का, वो था हमारा ये जो अब हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज पॉलन एलर्जी। स्ट्रक्चर हमने पॉलन ग्रेन्स के पढ़े। सबसे पहला था एक्साइन, फिर हमारा पॉलन किट, देन जर्म पोर, देन इंटाइन, देन हमारा पॉलन वाइबिलिटी, देन पॉलन बैंक्स, देन पॉलन प्रोडक्ट्स एंड द लास्ट इज पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी क्या होता है? पॉलन एलर्जी यानी कि बहुत सारी स्पीशीज़ पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो उनमें स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। तो बहुत सारे पॉलन्स ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं, या फिर जिनकी वजह से ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो कुछ ऐसे पॉलन्स हैं जो कौन कौन से हैं, जैसे कि कैरेट ग्रास, जिसको कि हम हिंदी में गाजर घास भी बोलते हैं, पार्थीनियम जो कि बहुत ही वाइडली ग्रो करता है और आपको कहीं भी मिल जाएगा कॉमनली, घर के बाहर, घरों के बाहर जहाँ पर थोड़ा सा वैसा एरिया होता है वहाँ पर भी, और एमेरेंथस। यानी कि ये 3 स्पीशीज़ जो हैं, कैरेट ग्रास, पार्थीनियम और एमेरेंथस, ये तीनों पॉलन
के अंदर यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एलर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, कि कैसे जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो कैसे फॉर्म होता है, पॉलन ट्यूब कैसे बनता है हमारे पॉलन ग्रेन से। ओके, so as you can see the structure of male gametophyte, I will pen down the theoretical information about the development of male gametophyte. Please make it correct. This is not the structure of male gametophyte, actually it is the development of male gametophyte. Okay, so the development of male gametophyte, as you can see, I have made, firstly I have made a diagram of a pollen grain. Okay, here you can see germ pore, intine, exine, the centrally located nucleus and the cytoplasm. So first of all, what happens in the development of male gametophyte? The centrally located nucleus divides asymmetrically. ओके, मतलब कि जो हमारा पॉलन ग्रेन का आपको स्ट्रक्चर विजिबल हो पा रहा है, यानी कि ये जो हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है वो जो है, इसका जो बीच में जो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने इधर की तरफ को बनाया भी है, यानी कि आई हैव मेंशन्ड हेयर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये जो न्यूक्लियस है मैंने यहाँ पर बनाया है। ये जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहले डिवाइड करता है एसिमेट्रिकली, यानी कि एसिमेट्रिक मैनर में ये डिवाइड करेगा। अब डिवीजन के बाद क्या होगा, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको लिख दिया था कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब ये एसिमेट्रिकली डिवाइड होता है तो जो लार्ज वन न्यूक्लियस होता है, जैसा कि आपको विजिबल हो पा रहा है, मैंने दो सेल्स बनाए हैं। जो लार्ज वन न्यूक्लियस होगा वो कहलाएगा वेजिटेटिव सेल, ओके, एज आई हैव मेंशन्ड हियर। और जो दूसरा छोटा वाला सेल होगा वो कहलाएगा हमारा, जो बड़ा वाला सेल होगा वो कहलाएगा वेजिटेटिव सेल, जिसको कि हम ट्यूब सेल भी बोलते हैं। और जो छोटा वाला सेल होगा वो कहलाएगा हमारा जेनरेटिव सेल। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे मैंने नंबर 1 मेंशन किया है, तो नंबर 2 में क्या होता है, यानी कि सेकंड पे आने के बाद क्या होता है, जब ये डिवाइड हो जाता है, इसका जो लार्ज वन न्यूक्लियस होता है वो वेजिटेटिव या फिर ट्यूब न्यूक्लियस में डिवाइड होता है, और जो छोटा वाला होता है वो जेनरेटिव सेल में या जेनरेटिव न्यूक्लियस में डिवाइड होता है। तो वो क्या फॉर्म करता है, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब क्या होता है कि जो हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है या फिर जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है, उस वो जगह अटैच हो जाता है पॉलन ग्रेन की जो लेयर होती है, इंटाइन लेयर, अंदर वाली जो लेयर होती है, वहाँ जाके वो अटैच हो जाता है और सेपरेटली अपना साइटोप्लाज्म वहाँ से कलेक्ट करता है। देयरफॉर वहाँ पे जाके ये क्या बनाता है, वेजिटेटिव सेल बनाता है। एज आई हैव मेंशन्ड हियर, वो क्या फॉर्म करेगा, वो वेजिटेटिव सेल फॉर्म करेगा, वेजिटेटिव सेल बनाता है। और जो रिमेनिंग पार्ट रह जाता है, द रिमेनिंग प्रोटोप्लाज्म, जिसके पास की वेजिटेटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो वेजिटेटिव सेल बनाएगा। और ये जो स्टेज होती है वो 2 सेल स्टेज होती है, इसीलिए हम इसको बाई सेल स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, जिसमें क्या होता है, वन न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारा न्यूक्लियस था वो एसिमेट्रिक मैनर में डिवाइड हो रहा था, उसमें उसने डिवाइड किया वन न्यूक्लियस जो कि लार्ज था, जिसने कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म किया, और जो छोटा न्यूक्लियस था उसने जेनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म किया। उसके बाद जब फर्दर डिवीजन हुआ तो क्या हुआ कि जो हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस था वो जाके इंटाइन की लेयर पे जुड़ गया, अटैच हो गया, और वहाँ से उसने अपना सेपरेटली साइटोप्लाज्म कलेक्ट करना शुरू किया। और द रिमेनिंग प्रोटोप्लाज्म हैविंग वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो बाकी का बचा हुआ प्रोटोप्लाज्म था, यानी कि हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, उसने अपना वेजिटेटिव सेल फॉर्म किया। और जाहिर सी बात है, जब ये 2 चीज़ें बनाएगा तो इसमें 2 सेल्स फॉर्म होंगे, तो वो बाई सेल स्टेज कहलाएगी। अब क्या होता है, इस सेल में, इस स्टेज में जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एंथर से रिलीज होना शुरू होते हैं। अब कमिंग ऑन टू द थर्ड फिगर, एज यू कैन सी आई हैव मेड हियर, यस दिस इज द थर्ड फिगर। अब यहाँ पे क्या होता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू होता है। जो हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो माइटोटिकली डिवाइड होता है।
माइटोटिकली डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि ये बाय कॉन्वेक्स शेप का फॉर्म हो जाता है, यानी कि इसमें से बाय कॉन्वेक्स मेल गैमीट्स फॉर्म होते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जब वेजिटेटिव जेनरेटिव न्यूक्लियस माइटोटिकली डिवाइड होता है तो वो क्या बनाता है, 2 मेल गैमीट्स बनाता है, जो कि जिनका कि फॉर्म कैसा होता है, कॉन्वेक्स शेप का फॉर्म होता है उनका। अब जब ये स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, तो जो जर्म पोर होता है, द जर्म पोर्स एंड द वेजिटेटिव सेल, यानी कि जो जर्म पोर्स होते हैं और जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, कम्स आउट फ्रॉम द इंटाइन, यानी कि जर्म पोर के थ्रू वो इंटाइन से बाहर आ जाते हैं। जैसे कि हमने जब हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो हमने इंटाइन के बारे में पढ़ा था कि इंटाइन जो होता है वो जर्म पोर से बाहर निकल आता है व्हेन एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब, यानी कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, जब पोलन ट्यूब बनता है तो वो वहाँ से बाहर निकल आता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, जब ये स्टिग्मा पे पहुँचने वाला होता है तो जर्म पोर और जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो एनलार्ज होने लगते हैं, यानी कि वो बड़े होने लगते हैं, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस उसमें से यानी कि इंटाइन से बाहर आने लगता है थ्रू द जर्म पोर, और क्या करता है, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको कि हम पोलन ट्यूब कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि जब ये पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, इस ट्यूब में से क्या होता है, न्यूक्लियस पहले बाहर आता है, यानी कि इन विच ट्यूब न्यूक्लियस टेक्स फर्स्ट प्लेस, ट्यूब न्यूक्लियस पहला प्लेस लेता है, यानी कि वो यहाँ बनता है, यहाँ फॉर्म होता है, which is followed by the 2 male gametes, जो कि 2 मेल गैमीट्स फॉर्म करता है। इस तरीके से हमारा जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है, यानी कि नोट्स के फॉर्म में मैं इसके पॉइंट्स आपको पेन डाउन करवा दूंगी, और इसके बाद नेक्स्ट जो हम हैं वो क्या पढ़ेंगे, मेगास्पोरोफिल पढ़ेंगे, यानी कि पिस्टिल या फिर कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है फ्लावर का। ओके, सो एज आई टोल्ड यू, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। हमने अभी फिगर के फॉर्म में समझा था, अब हमने इसको थियोरेटिकली पेन डाउन किया है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक्स में कि फर्स्टली द सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस डिवाइड्स एसिमेट्रिकली, यानी कि जो सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस था वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है, और जो लार्ज वन न्यूक्लियस है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस फॉर्म करता है, और जो हमारा स्मॉल वन है वो जेनरेटिव न्यूक्लियस फॉर्म करता है। उसके बाद जो हमारा जेनरेटिव GEN मतलब कि जेनरेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो जाके इंटाइन लेयर पर पोलन ग्रेन की जो इंटाइन लेयर होती है वहाँ जाके अटैच हो जाता है, और वहाँ से साइटोप्लाज्म कलेक्ट करता है सेपरेटली, और क्या फॉर्म करता है, जेनरेटिव न्यूक्लियस से जेनरेटिव सेल बनाता है। और जो रिमेनिंग प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी कि अभी हमने क्या बात की थी, जो लार्ज वन था वो क्या बना रहा था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना रहा था, जो स्मॉल वन जेनरेटिव न्यूक्लियस बना रहा था, तो वही जेनरेटिव न्यूक्लियस जो है वो पोलन ग्रेन की इंटाइन लेयर पे जाके जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, और वहाँ जाके साइटोप्लाज्म अपने लिए खुद के लिए कलेक्ट करता है, सेपरेटली फॉर्म करता है और एक जेनरेटिव सेल बनाता है। अब जो बचा हुआ प्रोटोप्लाज्म होता है वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पास होता है, तो उससे वो अपना फॉर्म करता है सेल, जिसको कि वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और ये सेल क्योंकि भाई वो बड़ा सेल होता है, लार्ज वन न्यूक्लियस होता है, तो 2 उसमें जुड़ जाते हैं, तो इसीलिए ये स्टेज जो होती है वो बायसेल स्टेज कहलाती है, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एंथर से रिलीज होते हैं। ओके, सो थर्ड वन इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स माइटोटिकली। जैसे हमने आपको अर्लियर बताया कि यहाँ से क्या होता है, वो जो वेजिटेटिव सेल है वो फॉर्म हो जाता है, वहाँ से पोलन ग्रेन्स जो हैं इस स्टेज में आके पोलन ग्रेन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं एंथर से। अब क्या होता है, जो जेनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड होना शुरू होता है माइटोटिकली, और मेल गैमीट्स फॉर्म करता है, और जो वो मेल गैमीट्स होते हैं वो 2 होते हैं नंबर में, यानी कि 2 मेल गैमीट्स बनते हैं, और उनका जो शेप होता है वो बाई कॉन्वेक्स होता है, जैसा कि आपको नीचे शो हो रहा होगा जो मैंने फिगर बनाया है। अब क्या होता है, ऑन रीचिंग द स्टिग्मा, जब ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंचने वाले होते हैं तो जर्म पोर जो होता है, द जर्म पोर और वेजिटेटिव सेल वो एनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं, बड़े होना शुरू हो जाते हैं, और ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो इंटाइन
में आने लगता है जर्म पोर के थ्रू, यानी कि जर्म पोर के थ्रू वो इंटाइन में आने लगता है, यानी कि वहाँ से बाहर निकलने लगता है। और क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब फॉर्म करता है। अब वो पॉलन ट्यूब जो है जब वो फॉर्म हो जाती है, जिसमें कि क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस जो होता है वो फर्स्ट प्लेस ले लेता है, वो जल्दी से आ जाता है और उसका पहला स्पेस ले लेता है, और जिसके द्वारा 2 मेल गैमीट्स बनते हैं फॉलोड बाय द 2 मेल गैमीट्स। तो इस तरीके से हमारा जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो फॉर्म हो जाता है, यानी कि हमारा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे मेगास्पोरोफिल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पिस्टल और कार्पल।